दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के पवित्र शहर अमृतसर में हुई एक घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारतीय राजनीति की दिशा को पूरी तरह बदल दिया और ब्रिटिश शासन से देश की स्वतंत्रता की दिशा में इसे तेज कर दिया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसने पहले से बिखरे और उदार राष्ट्रवादी आंदोलन को अधिक क्रांतिकारी और दृढ़ संकल्प में बदल दिया, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग थी। इस हत्याकांड के प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गूंजते रहे, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की साख को धक्का लगा और इसके शासन के तौर तरीकों पर वैश्विक नजरें उठीं। यह जीवनी जालियांवाला बाग हत्याकांड की गहराई से जांच करेगी। इसके कारण, इसमें शामिल प्रमुख व्यक्तित्व, इसके तात्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम और इसने कैसे भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हत्याकांड से पहले के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ को समझने के बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह घटना क्यों हुई, इसने इतना आक्रोश क्यों पैदा किया और यह कैसे लाखों भारतीयों के लिए स्वतंत्रता की मांग का प्रतीक बन गई, जिन्होंने स्वतंत्रता की अपनी लड़ाई में एकजुटता दिखाई। हम यह भी देखेंगे कि भारतीय राजनीतिक नेताओं महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक ने इस हत्याकांड पर कैसे प्रतिक्रिया दी और कैसे यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के भविष्य को आकार देने वाला साबित हुआ। अंत में वैश्विक प्रतिक्रियाओं, जिसमें ब्रिटिश संसद में बहस और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं, का विश्लेषण किया जाएगा ताकि इस हत्याकांड के व्यापक प्रभाव को समझा जा सके। आयत विश्लेषण। जालियांवाला बाग हत्याकांड को समझने के लिए पहले ब्रिटिश शासन के तहत भारत की स्थिति को समझना होगा। भारत में ब्रिटिश उपस्थिति की शुरुआत 17वीं शताब्दी के आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुई। शुरुआत में व्यापार पर केंद्रित यह कंपनी धीरे धीरे राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपना प्रभाव बढ़ाती चली गई और 19वीं शताब्दी तक भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से 1858 में भारत का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और यह ब्रिटिश राज की शुरुआत थी। ब्रिटिश राज के दौरान भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा शासित किया जाता था, जिसमें ब्रिटिश क्राउन की ओर से एक वायसराय नियुक्त किया जाता था। भारत एक विशाल और विविध देश था, जहां विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां थीं, लेकिन ब्रिटिश अक्सर इन मतभेदों का उपयोग फूट डालो और शासन करो की नीति के रूप में करते थे, ताकि उनके नियंत्रण को और मजबूत किया जा सके। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक क्षमता के बावजूद अधिकांश भारतीय आबादी औपनिवेशिक शासन के अधीन गरीबी में जीती थी, जबकि एक छोटा ब्रिटिश अभिजात वर्ग असीमित विशेषाधिकारों का आनंद उठाता था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का धीरे धीरे उदय हुआ। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) भारतीयों के लिए एक प्रमुख राजनीतिक मंच बन गई, जो अधिक स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। प्रारंभ में कांग्रेस एक उदार संगठन था, जो ब्रिटिश शासन के ढांचे के भीतर सुधारों की मांग करता था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने संवैधानिक सुधारों, शासन में भारतीयों की भागीदारी और शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा देने की वकालत की। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में अधिक क्रांतिकारी तत्वों ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी शुरू कर दी। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेता, प्रसिद्ध लाल बाल पाल तिकड़ी, ने एक अधिक टकरावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। उनका तर्क था
कि शांतिपूर्ण सुधारों की मांग पर्याप्त नहीं थी और प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादी भावनाओं को और बढ़ावा देने वाला साबित हुआ, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने भारतीयों से ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने और स्थानीय उद्योगों का समर्थन करने का आह्वान किया। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1 मिलियन से अधिक भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में लड़ने के लिए भेजा गया। भारतीय नेताओं को उम्मीद थी कि युद्ध के दौरान उनकी वफादारी और बलिदान के बदले उन्हें राजनीतिक रियायतें मिलेंगी। युद्ध ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला, जिससे खाद्यान्न की कमी, मुद्रास्फीति और करों में वृद्धि हुई। 1919 में युद्ध के बाद पेश किए गए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने द्वैध शासन के तहत सीमित स्वशासन का प्रस्ताव रखा, लेकिन इन सुधारों को अधिकांश भारतीयों ने अपर्याप्त माना। युद्ध की समाप्ति का समय दुनिया भर में क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के साथ भी मेल खाता था। 1917 में रूसी क्रांति की सफलता ने कई भारतीयों, विशेषकर युवा कट्टरपंथियों को यह विश्वास दिलाया कि औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता न केवल संभव है, बल्कि अनिवार्य है। इन बढ़ती उम्मीदों और असंतोष के माहौल के बीच ब्रिटिश सरकार ने 1919 में दमनकारी रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसने बिना मुकदमे के भारतीयों की गिरफ्तारी और हिरासत की अनुमति दी। इस अधिनियम को कई भारतीयों ने विश्वासघात के रूप में देखा, जो युद्ध के बाद अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता की उम्मीद कर रहे थे। रॉलेट एक्ट, जिसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था और यह ब्रिटिश शासकों और भारतीय जनता के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस अधिनियम ने ब्रिटिश अधिकारियों को असहमति को दबाने, बिना मुकदमे के देशद्रोह के संदेह में व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और युद्धकालीन प्रतिबंधों को बनाए रखने की व्यापक शक्तियां दी। रॉलेट एक्ट की पूरे भारत में व्यापक निंदा की गई, क्योंकि इसे नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला और बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का साधन माना गया। महात्मा गांधी, जो इस समय तक भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता के रूप में उभर चुके थे, ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल का उद्देश्य शांतिपूर्ण था, जिसमें देश भर के भारतीयों से काम न करने, दुकानें बंद रखने और असहयोग के कार्यों में शामिल होने की अपील की गई थी। हालांकि हड़ताल कुछ हिस्सों में जल्द ही हिंसक हो गई, विशेषकर पंजाब क्षेत्र में, जहां ब्रिटिश विरोधी भावना विशेष रूप से प्रबल थी। विशेष रूप से अमृतसर शहर अप्रैल 1919 में ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र बन गया। पंजाब ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में दोनों जनशक्ति और संसाधनों के मामले में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और कई पंजाबी लोग ब्रिटिश शासन के तहत जारी दमन से खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे थे। रॉलेट एक्ट ने अमृतसर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और स्थानीय आबादी और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच तनाव तेजी से बढ़ने लगा। 9 अप्रैल 1919 को बढ़ती अशांति के बीच 2 प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं, डॉ सैफुद्दीन किचलू और डॉ सत्यपाल को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों सम्मानित व्यक्ति थे और रॉलेट एक्ट के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी ने व्यापक आक्रोश पैदा किया और हजारों लोग उनकी रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। विरोध जल्द ही हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच झड़पों में कई लोगों की मौत हो गई। बढ़ती हिंसा के जवाब में जलंधर में तैनात ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को अमृतसर बुलाया गया ताकि वह शहर में शांति स्थापित कर सके। 11 अप्रैल 1919 को डायर शहर में पहुंचे
और तुरंत मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसमें कर्फ्यू, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध और असहमति को दबाने के लिए बल प्रयोग जैसे कदम शामिल थे। उन्होंने 4 से अधिक लोगों की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि आने वाले दिनों में दुखद परिणाम साबित होने वाला था। इन प्रतिबंधों के बावजूद 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, अमृतसर के दिल में स्थित जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। यह सभा बैसाखी त्योहार, एक प्रमुख सिख पर्व, मनाने के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन यह राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने और ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए भी एक मंच के रूप में काम कर रही थी। कई उपस्थित लोगों को डायर के सार्वजनिक सभाओं पर लगाए गए प्रतिबंध की जानकारी नहीं थी। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। अमृतसर के जालियांवाला बाग, जो गोल्डन टेम्पल के पास स्थित एक सार्वजनिक उद्यान था, में एक बड़ी भीड़ शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और बैसाखी मनाने आए परिवारों से भरी हुई थी। अनुमानों के अनुसार वहां लगभग 10,000 से 20,000 लोग मौजूद थे, जिनमें विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जो उस भयावहता से पूरी तरह अनजान थे जो उनके सामने आने वाली थी। जनरल डायर, जो इस सभा को एक चुनौती के रूप में देख रहे थे, ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपने 50 सैनिकों के साथ, जिनमें गुरखा और बलूच सैनिक शामिल थे, बाग के मुख्य द्वार पर पहुंचकर मुख्य निकास को अवरुद्ध कर दिया। बाग की बनावट, जिसमें ऊंची दीवारों से घिरा हुआ और संकीर्ण निकासों वाला स्थान था, भीड़ के लिए कोई आसान रास्ता नहीं छोड़ रही थी। वहां पहुंचते ही डायर ने अपने सैनिकों को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, बिना किसी चेतावनी या पहले बातचीत के। लगभग 10 मिनट तक सैनिकों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, विशेषकर उन स्थानों पर जहां लोग अधिक घनी संख्या में इकट्ठा थे। कई उपस्थित लोग भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें निकास के पास गोली मार दी गई, जबकि अन्य लोग बाग में स्थित एक कुएं में कूद गए, खुद को बचाने की बेताब कोशिश में। गोलाबारी केवल तब रुकी जब सैनिकों के पास गोला बारूद खत्म हो गया। ब्रिटिश सरकारी रिपोर्टों में मौतों की संख्या लगभग 369 बताई गई और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे, लेकिन भारतीय स्रोतों के अनुसार मृतकों की संख्या कहीं अधिक थी, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। जनरल डायर के जालियांवाला बाग में किए गए कार्य उनके इस विश्वास से प्रेरित थे कि वह एक विद्रोह को दबा रहे थे। ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में डायर ने दावा किया कि उनका उद्देश्य केवल भीड़ को तितर-बितर करना नहीं था, बल्कि पंजाब के लोगों और व्यापक भारतीय जनता को एक सबक सिखाना था कि ब्रिटिश अधिकार का विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका मानना था कि वह 1857 के विद्रोह के समान एक बड़े विद्रोह को रोक रहे थे, हालांकि इस तरह के किसी खतरे का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था। डायर का बेझिझक रवैया और हत्याकांड के लिए उनकी दी गई सफाई ने कई लोगों को चौंका दिया, यहां तक कि ब्रिटिश हलकों में भी। हत्याकांड की जांच के लिए बाद में गठित हंटर आयोग के समक्ष अपनी गवाही में डायर ने प्रसिद्ध रूप से कहा कि उनका उद्देश्य भारतीयों के दिलों में आतंक पैदा करना था। उनकी पश्चाताप की कमी और हत्याकांड की पूर्व नियोजित प्रकृति ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की गहरी जड़ें जमाई हुई नस्लवाद और अधिनायकवाद को उजागर किया। हत्याकांड के बाद हुए जन आक्रोश के जवाब में ब्रिटिश सरकार को जवाब देना पड़ा। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स और भारत में राजनीतिक नेताओं ने जालियांवाला बाग में हुई घटनाओं की जांच की मांग की। परिणाम स्वरूप हंटर आयोग की स्थापना अक्टूबर 1919 में हत्याकांड की परिस्थितियों की जांच के लिए की गई। हंटर आयोग, जो लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में था, ने सार्वजनिक सुनवाई की और विभिन्न गवाहों की गवाही एकत्र की, जिसमें स्वयं जनरल डायर भी शामिल थे। अपनी गवाही के दौरान डायर ने कोई पछतावा नहीं दिखाया और कहा कि उन्होंने अपने कार्यों को ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना।
हालांकि आयोग ने डायर की कार्रवाइयों की निंदा की और इसे निर्णय में एक गंभीर गलती कहा, लेकिन उसने डायर के लिए किसी महत्वपूर्ण सजा की सिफारिश नहीं की। डायर को उनके पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन वह ब्रिटेन लौट आए, जहां उन्हें ब्रिटिश जनता के कुछ वर्गों द्वारा नायक के रूप में सराहा गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की क्रूरता ने भारतीय समाज के सभी वर्गों को गहरे सदमे में डाल दिया। यह घटना ब्रिटिश शासन की नैतिकता पर सवाल खड़ा करती थी और इसने भारतीयों को यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य से अधिकारों की मांग करने का मार्ग अब व्यर्थ हो चुका था। यह एक ऐसा बिंदु था जहां राष्ट्रवादी आंदोलन ने अपने स्वरूप को बदलते हुए एक नई दिशा ली और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाने लगा। अनबेला घाटी। इस घटना के बाद पूरे देश में व्यापक विरोध और असंतोष फैल गया। गांधी, जो अब तक ब्रिटिश शासन के भीतर सुधार की दिशा में काम कर रहे थे, हत्याकांड के बाद यह मानने लगे कि औपनिवेशिक शासन के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी, जो पहले अधिकतर उदारवादी नेताओं से जुड़ी थी, अब बाबम से एक अधिक आक्रामक और स्वराज की मांग करने वाली पार्टी में बदल गई। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय राजनीति पर सबसे बड़ा प्रभाव महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करना था। हत्याकांड के बाद गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का एक व्यवस्थित और देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। गांधी जी ने इसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग की रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश शासन के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसमें सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना और ब्रिटिश संस्थानों से दूरी बनाना शामिल था। गांधी का मानना था कि यदि भारतीय जनता सामूहिक रूप से असहयोग की नीति अपनाती है, तो ब्रिटिश प्रशासन अस्थिर हो जाएगा और भारतीय स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाएगा। असहयोग आंदोलन एक व्यापक सफलता थी। भारतीय समाज के विभिन्न तबकों, शिक्षित मध्यम वर्ग से लेकर किसान वर्ग तक ने इस आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश वस्त्रों का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इस आंदोलन के तहत कई सरकारी कर्मचारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और कई वकीलों ने अदालतों में काम करना बंद कर दिया। स्कूल, कॉलेज और ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित संस्थान खाली हो गए। असहयोग आंदोलन का प्रभाव पूरे भारत में फैला। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने लगान देने से इनकार किया और कई जगहों पर आंदोलन ने हिंसक रूप भी लिया। हालांकि 1922 में चौरी चौरा की घटना, जहां पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई और कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई, के बाद गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक जन भागीदारी का पहला बड़ा उदाहरण था। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक संगठन से बढ़कर एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, जिसने विभिन्न तबकों और समुदायों को साथ लाने का काम किया। लेकिन असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भी विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ नेता, जैसे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, मानते थे कि सशक्त कार्रवाई और क्रांतिकारी उपायों की आवश्यकता है, जबकि गांधी अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध थे। असहयोग आंदोलन की विफलता और इसके बाद कांग्रेस के भीतर बढ़ते मतभेदों ने भारतीय राजनीति में एक नए मोड़ की शुरुआत की। लेकिन पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड का गहरा असर हुआ।
पंजाब, जो पहले ही ब्रिटिश शासन के तहत अत्यधिक करों और सैन्य भर्ती से परेशान था, इस घटना के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन का एक मुख्य केंद्र बन गया। लाला लाजपत राय जैसे नेता पंजाब से जुड़े हुए थे, जिन्होंने हत्याकांड के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ और भी मुखर रूप से आवाज उठाई। पंजाब में किसान आंदोलनों और मजदूर संगठनों की भी बड़ी भूमिका रही और इन आंदोलनों ने आने वाले वर्षों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक मजबूत किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया। पहले जो पार्टी केवल संवैधानिक सुधारों और औपनिवेशिक शासन के साथ सुधारवादी दृष्टिकोण की वकालत करती थी, अब वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगी। हत्याकांड के बाद कांग्रेस के भीतर और भारतीय जनता के बीच यह स्पष्ट हो गया कि अब ब्रिटिश सरकार के साथ कोई भी वार्ता या सहयोग भारत के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। कांग्रेस के नेतृत्व ने महसूस किया कि केवल राजनीतिक सुधारों से भारत के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने स्वतंत्रता की पूर्ण मांग का समर्थन किया और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पुनर्जनन स्वतंत्रता के लक्ष्य को अपनाया। यह अधिवेशन एक ऐतिहासिक मोड़ था, जहां पहली बार कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की कि अब उसका लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा, न कि केवल डोमिनियन स्टेटस। लेकिन दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड ने क्रांतिकारी आंदोलनों को भी प्रेरित किया, विशेष रूप से युवा और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने इस हत्याकांड को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए एक प्रेरणा के रूप में देखा। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेता इस घटना से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिंसात्मक तरीके से चुनौती देने का निर्णय लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इन क्रांतिकारियों की भूमिका अमूल्य रही है। उन्होंने भारतीय युवाओं के बीच स्वतंत्रता के लिए प्रचंड और साहसी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। भगत सिंह और उनके साथियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा और उद्देश्य प्रदान किया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक संघर्ष का प्रतीक बना। जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव न केवल भारत तक सीमित रहा, बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी गहरा असर हुआ। हत्याकांड ने ब्रिटिश साम्राज्य की साख को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाया और इसने विश्व भर में ब्रिटिश शासन की नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए। ब्रिटिश संसद में इस हत्याकांड को लेकर तीखी बहस हुई। कई ब्रिटिश सांसदों और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की। चर्चिल जैसे ब्रिटिश नेता ने इस घटना को राक्षसी और विनाशकारी बताया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की कड़ी निंदा की गई। कई देशों के नेताओं और पत्रकारों ने ब्रिटिश शासन के तरीकों की निंदा की, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन पर और अधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा। हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार को अपनी औपनिवेशिक नीतियों में कुछ सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन भारत के लोग अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर अडिग हो गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रॉलेट एक्ट का विरोध बढ़ता गया। भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम के खिलाफ व्यापक आक्रोश दिखाया। गांधी जी ने इस हत्याकांड के बाद जनता को संगठित कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनमत तैयार किया। भारतीय समाज में गांधी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। वह अब न केवल कांग्रेस के नेता थे, बल्कि भारतीय जनमानस के प्रेरणा स्रोत भी बन चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत एक बार फिर से ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का हिस्सा बना, लेकिन इस बार भारतीय नेता स्पष्ट थे कि वे तब तक ब्रिटिश शासन का समर्थन नहीं करेंगे कि ब्रिटेन युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने का वादा नहीं करता।
इस संदर्भ में 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा ताकि भारत को युद्ध के बाद स्वशासन की पेशकश की जा सके, लेकिन यह प्रस्ताव भारतीय नेताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वे इसे अपर्याप्त मानते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य तत्काल ब्रिटिश शासन का अंत करना था। आंदोलन में लाखों भारतीय शामिल हुए और यह एक राष्ट्रव्यापी जनांदोलन बन गया। यह सा है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ने ब्रिटिश शासन के अंत की नींव रखी। युद्ध के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी और अब ब्रिटिश सरकार अपने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने की स्थिति में नहीं थी। क्लेमेंट एटली के नेतृत्व वाली लेबर सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारत में ब्रिटिश शासन अब अधिक समय तक नहीं चल सकता और भारतीय नेताओं के साथ स्वतंत्रता के मुद्दे पर गंभीर वार्ता शुरू की गई। लेकिन स्वतंत्रता का मार्ग विभाजन के मुद्दे से जटिल हो गया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक संयुक्त भारत की वकालत की। ब्रिटिश सरकार, जो एक संभावित गृह युद्ध से बचने की कोशिश कर रही थी, ने विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया और इसके परिणाम स्वरूप अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड की यादें आज भी भारतीय इतिहास और जनमानस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। इस घटना की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए अमृतसर में जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। यह स्थल हत्याकांड के क्रूरता की याद दिलाने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के सम्मान का प्रतीक भी है। स्वतंत्रता के बाद भारत की विभिन्न सरकारों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग जारी रखी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से माफी नहीं मांगी गई है। यह मुद्दा भारत और ब्रिटेन के बीच एक विवादित विषय बना हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड औपनिवेशिक शासन की क्रूरता और दमन का प्रतीक है। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि जब तक किसी देश को स्वतंत्रता नहीं मिलती, उसके नागरिकों के अधिकारों का हनन होता रहेगा। यह घटना भारतीय जनता के धैर्य, साहस और बलिदान की प्रतीक है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की क्रूरता के बावजूद स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। इस हत्याकांड ने यह भी दिखाया कि कैसे न्याय और जवाबदेही के बिना राज्य द्वारा की गई हिंसा का दंश पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। भारतीयों के दिलों में इस घटना ने ब्रिटिश शासन के प्रति अविश्वास और प्रतिरोध की भावना को और प्रबल किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना न केवल ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता को उजागर करती है, बल्कि यह भारतीयों की अदम्य इच्छा और संकल्प को भी प्रदर्शित करती है, जिन्होंने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। हालांकि हत्याकांड एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन के अंत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13 अप्रैल 1919 की घटनाएं हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद की जाएंगी, जो उन असीमित बलिदानों और संघर्षों का प्रतीक हैं जो भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता की दिशा में किए थे।